जबलपुर में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। युवती के परिजनों के साथ किया थाने का घेराव। हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोलकाता से मुख्य सरगना दीपक नेपाली गिरफ्तार। भिलाई में रहकर चला रहा था सट्टा गैंग। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। 1907 वोट से सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आगे चल रही हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों के दिन सबसे तेज अपडेट IBC 24 पर। रुझानों में सावित्री मनोज मंडावी आगे थी और 1907 वोट से सावित्री मनोज मंडावी उपचुनाव के नतीजों में आगे चल रही हैं। तो इस वक्त का सबसे प्रमुख रुझान भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़े नतीजों का रुझान 1907 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी लीड कर रही हैं। सौरभ सिंह परियार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए डाक मत पत्र में जो है सावित्री मंडावी आगे थी और अभी जो पहले राउंड हुआ है उसमें भी जो है सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो आगे हैं। और इस वक्त जो है IBC पहली जानकारी जो है भानु प्रतापपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को दे रही है। अब देखिए यहां पर जो मीडिया सेंटर लगा हुआ है वहां पर भी जो है IBC 24 जो है चल रहा है और सीधे तौर पर जो भी नतीजे जो है परिणाम और जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 107 मतों से जो है वो आगे चल रही है और निश्चित तौर पर 19 राउंड होने हैं, 14 टेबल लगाए गए हैं और 19 राउंड में तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है ये जो बढ़त है वो बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि 14 टेबल है। मेरे साथ अमित है, अमित से चर्चा करते हैं। अमित जो है अंदर में बैठे हुए हैं, मतगणना कक्ष में बैठे हुए थे, फिर से बाहर आए जानकारी देने के लिए। क्या लगता है 1907 वोटों से आगे पहले राउंड में ये ट्रेंड कब तक चलेगा? देखिए, जिस प्रकार से पहली मत पेटी खुली है और उसमें जब सामने आया है 1907 मतों से आगे है। सेकंड जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं और थर्ड में अकबर खुर्राम। बीजेपी को कितना मिला है अभी बीजेपी की जो कितना मत मिला है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अंदर जाने पर हमको जानकारी मिली 1907 मतों से लगभग सावित्री मंडावी आगे चल रही है। और अकबर खुर्राम ऐसा भी आया नहीं है। अकबर खुर्राम और बीजेपी के दोनों का ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सेकंड पोजीशन पर है और अकबर खुर्राम अभी तीसरे पोजीशन पे चल रहे हैं। ये बड़ी चीज आप बता रहे हैं। जो कह रहे थे कि अकबर खुर्राम जो है वो आदिवासी। अच्छा ये बताइए, अभी जो पेटी EVM खुले वो कौन से एरिया के हैं? ये दुर्ग एरिया साइड की पहली पेटी खुलती है। अच्छा। तो जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उस साइड की पहली पेटियां खुली हैं, तो उसमें जो है पुनीत ये बता रहे हैं कि इससे पहले जो हमारे अखिलेश संवाददाता वो बता रहे थे कि दुर्ग कोंदल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है और ये अनुमान लगाया जा रहा था हो सकता है ये वोट जो है आदिवासी जो कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट है अकबर खुर्राम, उनको मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अब पहला रुझान, पहले दौर की काउंटिंग शुरू हुई है वो जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे समझा जा सकता है कि अभी 19 दौर की काउंटिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं बढ़त जरूर मिलेगी। हालांकि ये बातें जरूर आ रही कि भानु प्रतापपुर चनामा जो शहरी एरिया है वहां पर भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिल सकती है। और क्या लगता है कौन कौन से एरिया से जो है कांग्रेस को बढ़त मिलेगी? देखिए, जैसे जिस प्रकार से नक्सल क्षेत्र में बढ़त सामने आई है, क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। जिस प्रकार से सर्ववादी समाज ने बात किया था कि हम हमारे जो शपथ दिलाने वाली बातें सामने आई थी, तो ये कहीं ना कहीं जो जागरूकता दिखा रही है मतदाताओं की कि किसी भ्रम में ना आकर जो एक विचार पे चलने वाली पार्टियां हैं उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो भानु प्रतापपुर, जो आपका कहना बिल्कुल सही है, भानु प्रतापपुर क्षेत्र हो चाहे चारमा क्षेत्र हो, वहाँ हो सकता है कि भाजपा को बढ़त मिले। लेकिन अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदान रुझान आना शुरू हुए हैं उसमें पहली बढ़त कांग्रेस को मिली है। जी, और कुछ हमारे पास जो अभी ताजा कुछ आंकड़ा है, अखिलेश साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये अभी ये हमारे जैसे पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं पुनीत, आपको देखिए ये विधानसभा उपनिर्वाचन है, इसके पूरा सीट बना हुआ है। उसमें आप देखिए ये भाजपा के जो कैंडिडेट है उसे 1490 वो मिले हुए हैं
सावित्री मंडावी 3597 तक पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से जो अकबर कुर्राम है वो 1196 तक पहुंच चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है पल पल जो है वो बदल रहे हैं। आप देखिए, सबसे फोकस करिए, संजीव जी मेरे साथ है कैमरामैन। आप देखिए, ये फर्स्ट नंबर पर ब्रह्मानंद नेताम जी हैं 1490। सावित्री मंडावी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट है उन्हें 3597। वहीं जो छठे नंबर पर आप देखिए कि जो अकबर कुर्राम है निर्दलीय प्रत्याशी, उनको 1196। तो ये त्रिकोणी मुकाबला और कहीं ना कहीं ये जो अकबर कुर्राम है वो जो है आने वाले समय में ये बताएगा कि किस तरीके से किसकी ओर ये वोट जा रहे थे अकबर कुर्राम को, जो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, और जो आदिवासी वोट थे वो आपको जो है अकबर कुर्राम को मिल गया। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे जो है ये आते जाएंगे। सौरभ एक बात और पता कीजिए, तकरीबन एक राउंड में कितना वक्त लगता है? क्या फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है या जारी है? जी मेरे साथ जो है अमित ही है। एक राउंड में कितने वक्त लगते हैं लगभग? देखिए, ईवीएम के लाने के स्ट्रांग रूम से ईवीएम को जहां पर मतगणना होनी वहां तक लाने में जो समय लगता है वही समय लगता है, क्योंकि प्रॉपर उसको फॉलो करके लाना पड़ता है ऑब्जर्वर के सामने, अभ्यर्थी के सामने, ताकि कोई भी चीज सारी चीजें स्पष्ट पारदर्शिता बनी रही है। देखिए, ये टाइम जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर पुनीत। दरअसल स्ट्रांग रूम से ले आया जाता है, फिर उसकी एक विधिवत प्रक्रिया होती है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, केवल 5 से 10 मिनट का समय होता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, सारे कैंडिडेट्स के जो वहां पर एजेंट बैठे रहते हैं उनको बताना होता है कि उसके बाद फिर वो सारे नंबर काउंट्स करने होते हैं, फिर उनको अपने इसमें वो डालना होता है। अच्छा, ये दूसरा और आया है, ये कौन है? चौथे नंबर। अच्छा, चलिए वापस हम सौरभ आपके पास में लौटेंगे, आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट जो आपने दिया है भानु प्रतापपुर की जंग में कि शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी पहले राउंड के बाद में 1000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही हैं और यहां इस लीड का आगे बढ़ना 1907 मतों से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं जो अभी लीड कर रही हैं। इधर हम हिमाचल में देखें, सभी रुझान आ चुके हैं सभी सीटों पर और कांटे का टक्कर 34 पर बीजेपी, 33 पर कांग्रेस आगे चल रही है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। आम आदमी पार्टी महज 4 सीटों पर लीड ले रही है, कांग्रेस 44 के ऊपर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी 130 सीटों पर बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा आगे चलती दिखाई पड़ रही है। इस वक्त आप हमारे साथ में एक पैनल देख रहे हैं। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महोदय जुड़ चुके हैं, राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, और वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो इन दोनों स्टेट के साथ साथ भानु प्रतापपुर पर भी हमसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी, आज जिस तरीके से रुझान दिख रहे हैं काफी हद तक वो एग्जिट पोल के निकट हैं। शुरुआत में छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से करूंगा। सावित्री मनोज मंडावी शुरुआती एक राउंड में अभी लीड लेती दिखाई पड़ रही हैं, आगे चल रही हैं। यहां आदिवासी आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस ने जो बीजेपी कैंडिडेट के दागी होने का मुद्दा उठाया वो, और तीसरा वहां के आदिवासियों की मूल समस्या के साथ साथ कौन ज्यादा बेहतर विकास काम कर पाएगा, इसको लेकर के चुनाव हुआ। अभी आप क्या सूरत देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल प्रारंभिक रुझान है, शुरुआती दौर है, अभी 18 राउंड और होने हैं। जी हाँ, तो एकदम रिजल्ट की स्थिति बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये दिख रहा है, इसमें एक झलक दिख रही है कि जो वर्तमान सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की है उसको ग्रामीण क्षेत्र से बहुमत मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से मदद मिल रही है। जो पहला रुझान दुर्ग कुंदल का है, दुर्ग कुंदल एक गहन आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पर आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को ज्यादा वोट नहीं मिलना स्पष्ट दर्शाता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्तमान में ग्रामीण योजनाएं इनकी है वो काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है प्रारंभिक दौर में। और जहां तक प्रश्न है कि सावित्री मंडावी के प्रति सहानुभूति की लहर होना चाहिए, मुझे लगता है आगे के राउंड में और पता लगेगा कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके पति के प्रति जो लोगों की सहानुभूति थी, उनको प्रेम था, उसका रुझान जो है सावित्री मंडावी को सहानुभूति के रूप में मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है।
और जहां तक आपने हिमाचल और गुजरात की बात की है, निश्चित रूप से जो है वो परिणाम जो है जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो है वो जो सर्वे किया गया था उसके लगभग करीब अभी तक पहले रुझान में दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए उसमें और क्या परिवर्तन आता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें आएगा। और गुजरात में जो है रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और हिमाचल में जो कांटे की टक्कर जो मानी जा रही थी वही स्थिति दिखाई दे रही है। जी चलिए, और हिमाचल के ऊपर खासतौर पर नजर इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा वहां बहुत हुई है। छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार के ऊपर वहां कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। वहां ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने को लेकर एक जो दावा किया गया था, साथ ही साथ कई सारे वायदे बिल्कुल छत्तीसगढ़ चुनाव की तर्ज पर जैसे 2018 में यहां हुए थे वैसे किए गए हैं। यहां मुख्यमंत्री चीफ ऑब्जर्वर बनकर वहां भूमिका भी निभा रहे थे। इस वक्त हम कांग्रेस और बीजेपी के जो दो प्रतिनिधि जुड़े हुए मध्य प्रदेश से उनका रुख करते हैं। अवनीश बुंदेला साहब, हिमाचल से एक उम्मीद कांग्रेस पार्टी को दिख रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एग्जिट पोल्स के रुझानों पर बात करें या उनके आंकड़ों पर बात करें, वहां भी बीजेपी के पास में भरपूर अवसर है। क्या स्कोप कांग्रेस के लिए पाते हैं आप? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो एक बात स्पष्ट है कि रुझान जो है बहुत ही शुरुआती हैं। एक बात कहें कि डाक मतपत्र के रुझान हैं और अभी आप देखें 18 राउंड और होने। और सबसे बड़ी बात पुनीत भाई, जैसा कहा जा रहा था एग्जिट पोल में, मतलब गुजरात में एग्जिट पोल तो ये बता रहे थे कि हमको मतलब डबल फिगर में भी नहीं पहुंचा रहे थे, 7-8 सीटों तक सीमित कर रहे थे, 10 सीटों तक सीमित कर रहे थे। और इसके आम आदमी पार्टी को बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी 50 सीटें लेकर आएगी। तो आप देखें वो एग्जिट पोल आज भी झूठे साबित हो रहे हैं। और यही में हम लोग बार बार कहते हैं, यही गोदी मीडिया है, यही पेड मीडिया है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं, गुजरात में अभी शुरुआती रुझान में भी आप देखें जो वो बता रहे थे वैसा नहीं है। ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा हमसे काफी आगे है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो भूत वहां बना रहे थे वो इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांटे की टक्कर है। और पुनीत जी, मैं दावे से कहता हूं आपके चैनल पर, आप 2 घंटे रुक जाइए, 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। हिमाचल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बड़े बहुमत से 40 से 45 सीटें हम जीत कर लाएंगे। गुजरात की भी बात मानता हूं कि हाँ, गुजरात में शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इसकी परिस्थिति परिवर्तित हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि वहां पर भाजपा का एक एजेंट भी बैठा है, बी टीम भी बैठी है, आम आदमी पार्टी, जिसको कि गोदी मीडिया ने यूं उठा के दिखाया कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे लग रहा था कि मतलब देश में सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी ही बचे हैं। जो आपने देखे होंगे एग्जिट पोल के नतीजे, तो उसको देखकर लग रहा है कि आज फिर एग्जिट पोल यहां पे धराशायी साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। और आप देखेंगे हिमाचल में सरकार हमारी बनेगी और गुजरात में भी आप देखेंगे काफी जो अभी दिख रहा है इससे सीन चेंज होगा और काफी क्लोज फाइट होगी। चलिए ठीक है, शुरुआती हैं, ये तो सबको नजर भी आ रहा है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में जो परिस्थितियां बताई थी उससे अलग हालात जाएंगे, ये हम थोड़ी देर बाद इस दावे को जरूर टटोलेंगे। इस वक्त हमारे साथ में सुशील आनंद शुक्ला साहब, कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख, छत्तीसगढ़ पीसीसी के, जुड़ चुके हैं। सुप्रभात आपको भी, आप सबके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण सुबह, हम सबके लिए सुबह महत्वपूर्ण है। सुशील जी, पहले तो भानु प्रतापपुर में आपकी कैंडिडेट लीड कर रही हैं, ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। दूसरी बात, हिमाचल में जहां कांग्रेस पार्टी का बड़ा फोर्स छत्तीसगढ़ से भी लगा रहा, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां चीफ ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर काम करते रहे, वहां कांटे की टक्कर है। अभी आप सुन रहे थे बुंदेला साहब को, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं कि हम वहां सरकार बनाएंगे। अल्टरनेशन में सरकार बदलती वहां रही है, इस हिसाब से भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। लेकिन जीत अगर होगी तो क्या आधार बनेगा, क्योंकि ये मुकाबला अगर इसी तरह का आगे बढ़ा, आंकड़े अगर ऐसे ही फाइनली आए, तो फिर इस खेल में बीजेपी आगे निकलने में माहिर है। देखिए पुनीत जी, अभी यह बोलना कि आंकड़े इसी के आधार पर आगे आएंगे बहुत ज़्यादा तीव्र से होगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो हमारे पास में जो इनपुट आए थे, जिस आधार पे चुनाव अभियान हिमाचल में चला था, निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, जैसा मैं बुंदेला जी को सुन रहा था, बहुत बढ़िया मीमांसा कर रहे थे वो। जी आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। एक भानु प्रतापपुर से अपडेट दर्शकों को दे दें, बीजेपी प्रत्याशी से काफी आगे कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट निकलती दिख रही हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का इस वक्त का बड़ा अपडेट मतगणना का हम आपको दे दें। कांग्रेस की सावित्री मनोज मंडावी 3,397 मतों से अब आगे हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 1,490 वोट अभी तक मिले हैं।
इसके अलावा आदिवासी प्रत्याशी अकबर कुर्राम 1196 मत उनको मिले हैं, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है कि न कांग्रेस न बीजेपी बल्कि सर्व आदिवासी समाज हमें आगे बढ़ाएगा, जिताएगा। तो देखना होगा कौन जीतता है। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि सावित्री मनोज मंडावी की लीड बढ़ गई है, 3397 मतों से आगे। ये इस वक्त का अपडेट है। जी, अपनी बात रखें आप सुशील। निश्चित तौर पे जो अभी आप नया अपडेट बता रहे थे भानु प्रतापपुर के, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है। और आप देखिएगा कि जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा भानु प्रतापपुर चुनाव में हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। वहां पे हमारी जीत का 3 आधार है। पहला आधार है कि हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में जो काम किया है, जो आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, चाहे वो वनोपज की खरीदी का मसला हो या फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2500 से बढ़ा के 4000 देने का मसला हो, या वन क्षेत्रों में जो वनाधिकार पट्टे पिछले 15 साल से लंबित थे उनको फिर से रिव्यू करने का काम हो, या आदिवासियों की जमीनों को वापस करके भूपेश बघेल जी ने उनमें एक नया भरोसा पैदा किया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी पुनीत जी कि बड़ी संख्या में आदिवासी जेल की सलाखों के पीछे छोटी मोटी धाराओं में बंद थे। यदि उनकी जमानत हो जाती या सजा भी हो जाता तभी तक वो सजा काट के बाहर आ जाते, लेकिन वो वर्षों से बंद थे। बड़ी बात यह कि दुर्गु कोंदल जैसे इलाके में जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, अंदरूनी भीतरी इलाका है, वहां पर आपको लीड मिली है क्योंकि शुरुआती राउंड वहां का बताया गया था। मैं थोड़ा सा आपके पास में और डिटेल के आऊंगा, लेकिन यह भी बता दूं दर्शकों को, देवलाल ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए मध्य प्रदेश से, और जिनके साथ में माफ कीजिएगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ गए, और उधर हमारे साथ में सिसोदिया साहब जुड़े। सिसोदिया साहब, गुजरात से एक अच्छी खबर है, पहला रिएक्शन शुरुआती है, लेकिन गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, हिमाचल में मुकाबला काफी टफ फाइट वाला दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, गुजरात सहित पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक जो विश्वास और एक स्थान बनने का काम था, उसको बनाने में हमारा नेतृत्व, हमारे सरकार सफल हुई। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो जिन मुद्दों को हमने लेकर यात्रा, हमारी वैचारिक यात्रा प्रारंभ की थी, क्योंकि विचार आधारित कार्यकर्ता आधारित यह राजनीतिक दल है, और जब हमने उन विचारों को जब सत्ता में आए तो जब पूरा करते देखा, जब हमने अंत्योदय की कल्पना के साथ सरकारों में आए कि अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आज भी अपने आप को शोषित वंचित पिछड़ा मानता है, उसे सरकार अपनी सहायता के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाए। हमारी जब सरकारें आई तो इस मॉडल पे काम करने लगी, और आज देखेंगे कि देश भर में हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण को लेकर हमने काम करना। लेकिन सिसोदिया साहब, दहाई का आंकड़ा कांग्रेस छू पाएगी, ये गलत दिख रहा है। गुजरात में, हिमाचल में हम फिर सरकार बना लेंगे, ये दावा फिलहाल थोड़ा सा डगमगाता दिख रहा है शुरुआती से ही। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे अभी ये शुरुआती रुझान है, और उसमें भी अभी हम आगे चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये बात जरूर है कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में वहां परिवर्तन। चलिए, तो अपनी बात रख रहे थे राजपाल सिसोदिया साहब, लेकिन फिलहाल मैं चलता हूं देवलाल ठाकुर साहब के पास। देवलाल ठाकुर साहब, जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली दिख रही है, परिस्थितियां दिख रही हैं, इस पर आप क्या कमेंट अभी इस वक्त करना चाहेंगे? ये देखिए, शुरुआती रुझान है और निश्चित ही रुझान आगे बदलते भी रहते हैं, और आगे हमें देखना होगा कि और भी बहुत सारे मैदानी इलाके के भी क्षेत्र बचे हुए हैं। जो आपने कहा कि जंगली वनांचल, नक्सली अंचल में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां की रिपोर्टिंग आई है, तो निश्चित ही आप लोग को सर्वविदित है कि लोग जिनको संरक्षण दे रहे हैं वो लोग तो इनके लिए काम करेंगे ही ना, और वो लोगों ने आर्य अपना करके दिखा भी दिया है, क्योंकि वहां आने जाने में बहुत लोगों को आप एक बड़ा गंभीर और सीधा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आधिकारिक तौर पर आप कह रहे हैं? जी, इन लोगों के समर्थन में थे वो। आप क्या कहेंगे? सुशील आनंद जी हमारे साथ में जुड़े हुए। बेहद ही आपत्तिजनक बात कहा है देवलाल ठाकुर जी ने, बहुत ही उन्हें गंभीरता से कोई बात करनी चाहिए। जिनके कार्यकाल में एक मिनट जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद बस्तर के 3 जिलों से निकल के पूरे बस्तर के 3 ब्लॉक से निकल के 14 जिलों तक पहुंच गया, जिनके कार्यकाल में जीरम जैसे दुर्दांत संहार हुए थे, जिनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फूल पनप रहा था, वो लोग कैसी बात कर रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक हो चुकी है, इनका चरित्र लोकतांत्रिक हो चुका है। ये आदिवासी नेता है, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ में बात करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी होती तो आरक्षण संशोधन विधेयक फिर आप जवाब दीजिए।
क्या आधार है आपके आरोप का, एक बार बताइए। जी, वहां पर देखिए, वहां पर जाने जैसी जगह नहीं थी, दूर अंचल नक्सली क्षेत्रों में। कहीं ना कहीं ये भय था लोगों के मन, ये अंदर से आवाज लेकिन आ रही है। आप कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट इनको है, कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस पार्टी ने इनको बचाया है। कोई आधार होगा आपके पास इस बात का? अभी अभी आपने बीच में जो बस्तर बीजापुर में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, इस पर सरकार मौन रही, सरकार चुपचाप बैठे रही और ये लोग अपना फरमान जारी करते रहे। ठीक है, आप सुशील जी आपको उत्तर दीजिए। उनका आधार भी आपने सुन लिया और आरोप भी। देखिए, बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है अभी आपके चैनल में देवलाल ठाकुर जी ने। यदि आप आंकड़े उठा के देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद की पोषक रही है। हमने तो खोया है। जीरम में दुर्दान नरसंहार हुआ, इनके कारण हुआ। इनकी तत्कालीन सरकार ने नक्सलियों को वारदात करने का अवसर दिया, हमारी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा हटा लिया गया। उसके बाद में लगातार वहां पे बार बार बोलते हैं, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी वहां पे महेंद्र कर्मा जी थे, नक्सलियों के हिट लिस्ट में थे, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता थे। उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा को क्यों हटाया गया, एक बड़ा सवाल। दूसरी बात, 3 ब्लॉक से निकल के नक्सलवाद 14 जिलों तक जाता है आपकी सरकार में, तो जिम्मेदार आप हो। ये कोंदल में आपको आज भी प्रचार करने जाने से आप डर रहे हो, तो ये आपकी पूर्ववर्ती सरकार की कायरता है। हमारी सरकार ने ऐसी नीति बनाया, हमने भरोसा स्वीकार करिए, आपने आदिवासियों के साथ धोखा किया था। आपकी सरकार ने हाई कोर्ट में आदिवासियों के आरक्षण के लिए जो संभावित जो प्रमुख तत्व थे उनको छुपाया, नंदीग्राम कवर कमेटी को, सीएस की कमेटी को, इस कारण आरक्षण वापस आया था। आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। जब हमने आदिवासी संशोधन विधेयक को विधानसभा में रखा, तब भी आपके नेताओं ने वहां गाली गलौज की। और कल भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जाके विधायक महोदय से, जाके राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं जिसमें हस्ताक्षर मत करो। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चरित्र था, जिसको आदिवासियों ने नकारा, ये आदिवासियों ने नकारा। ये है भारतीय जनता पार्टी की चलिए, थोड़ा सा आज की बहस का मूल विषय ये नहीं है देवलाल ठाकुर साहब, लेकिन आपने एक जो गंभीर आरोप लगाया उस पर उनका उत्तर भी जनता ने सुन लिया। आज नतीजों का दिन है, इस पर हम जरूर डिबेट करेंगे और फिर कभी करेंगे और करते भी रहे हैं, और बीजेपी भी वहां उस मंच के ऊपर मौजूद रही है। फिलहाल अवनीश बुंदेला साहब, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति गुजरात में दिख रही है, आपको लगता है यह स्थिति संतोषजनक है? क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, पहले से है, पिछले चुनाव में भी काफी जोर आजमाइश की। अब की बार आम आदमी पार्टी दावा करती सरकार बनाने का, लेकिन वैसी धमक जो है कांग्रेस की नहीं पाती। देखिए पुनीत भाई, मैं फिर से एक स्पष्ट कर दूं बात को कि रुझान बहुत शुरुआती हैं, बहुत शुरुआती हैं, और इनमें आप देखें काफी फिगर अभी ऊपर नीचे होंगे। और देखिए गुजरात के संबंध में जो बात कही जा रही है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा कि जो कही गई थी बात कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम काफी पीछे हैं बीजेपी से, बहुत पीछे, लेकिन फिर भी बात यह है कि वहां आम आदमी पार्टी को जितने बड़ा चढ़ा के बताया गया था वो गलत है। हाँ, आम आदमी पार्टी का ये साबित हुआ कि भाजपा की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी भाजपा को जिताने का काम कर रही है गुजरात में, आप देखें। और जब नतीजों का बाद में आज शाम को 3-4 बजे के बाद पूरा विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर आम आदमी पार्टी ने जो वोट काटे होंगे वो कांग्रेस पार्टी के ही वोट काटे होंगे। क्यों? हम शुरुआत से कहते हैं राजपाल जी, सही बात है, एक है, एमआईएम ओवैसी की पार्टी सब एक है। राजपाल जी की आवाज हमको नहीं मिल पा रही। राजपाल सिसोदिया जी, कैसे पॉसिबल है ये जो ये आरोप लगा रहे हैं? ये अपनी नाकामी छुपा, सुन पा रहे मुझे? आप सुन पा रहे हैं? ये कांग्रेस अपनी नाकामी, अपने नेतृत्व की नाकामी छुपाने के लिए किसी भी प्रकार के आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूं कि आरोप लगाने के बजाय ये खुद कहां खड़े हैं इसका चिंतन करें, इसका मनन करें। आप पार्टी जो है अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर काम कर रही है, समाज के अंदर सबको साथ में लेकर, सबके विकास और सबके विश्वास की हम बात कर रहे हैं, और सब हम पे विश्वास करने लगे, हम सब पे विश्वास करने लगे हैं। ये अविश्वास और घोर अविश्वास का दौर तो कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व आपस में अविश्वास की स्थिति में है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो जनता इन पे क्यों भरोसा करेगी?
जनता इन पे क्यों भरोसा करेगी जब इनके मैं नेता ही स्पष्ट कर दूं कि गुजरात में सबने देखा है कि 27 साल बाद भी गुजरात की स्थिति क्या है। क्या मोरबी में 150 लोग नहीं मारे गए? ये किसकी असफलता है? मतलब गुजरात में भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच गया है कि आप घड़ी बनाने वाले को, घड़ी साज को एक पुल का ब्रिज का मेंटेनेंस दे, यही चल रहा है। वहां के एक व्यापारी गौतम अडानी 2012 की बात करें तो विश्व में 630वें नंबर पर आते थे, आज विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि गुजरात एक इतना किसी और पर क्यों नहीं दिखता? देखिए कांग्रेस, देखिए अगर मैं आज भी पुनीत जी का आत्मावलोकन करने की मूड में नहीं है। जी बुंदेला साहब, देखिए गुजरात में मैं फिर कहूंगा, गुजरात में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने जीतने के लिए काम नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के लिए काम किया। और दूसरी बात, हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? आप थोड़ा सब्र कीजिए, 12 तो बजने दीजिए, 12-1 बजे आपको काफी सारी परिस्थितियां हो सकते हैं इससे भिन्न दिखाई दें आपको। आप देखें हिमाचल में हम सरकार बना रहे हैं। अरे साहब, अब ऐसे आप कहेंगे तो इस शब्द का प्रयोग करेंगे राजपाल जी तो अच्छा नहीं होगा। चलिए ठीक है, लेकिन इस वक्त के बड़े बड़े अपडेट आपको देते हैं। 2-3 घंटे रुकिए। भूपेंद्र पटेल साहब गुजरात में आगे चल रहे हैं। देखिए बड़े चेहरों की बात कर रहा हूं मैं। भूपेंद्र पटेल साहब आगे चल रहे हैं, अमीबेन याग्निक जी कांग्रेस के पीछे हैं और विजय भाई पटेल साहब आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठा। अब थोड़ा हिमाचल के ऊपर भी मैं आ जाऊं, हिमाचल के बारे में भी बात। राजपाल जी से एक सवाल है, अगर गुजरात में सब कुछ ठीक था तो आपने 68 टिकट क्यों काटे? 68 विधायकों के टिकट सिसोदिया जी उत्तर दे दीजिए, सरकार काटे आपने टिकट? मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल आपने क्यों बदला? मतलब कहीं ना कहीं इनकम्पेंसी है और जनता के बीच में आपके प्रति रोष है, वो तो आप नहीं ऐसा नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे यहाँ पे सभी लोगों को मौका मिलता है जो एक बार जो चुनी हुई सरकार होती है। चलिए अब थोड़ा हिमाचल की टैली पर भी आप लोग सब गौर कीजिएगा। अब जो कांटे का मुकाबला था, देखें थोड़ा कांग्रेस के फेवर में है, शुरुआती रुझान है, लेकिन कांग्रेस 36 पर लीड कर रही है, बीजेपी 30 के ऊपर आगे चल रही है। सुशील जी, बहुत मेहनत कांग्रेस के लोगों ने यहां से छत्तीसगढ़ से जाकर वहां की है। 36 पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही। सरकार बना लेंगे हिमाचल में? निश्चित तौर पे पुनीत जी, हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए हिमाचल और गुजरात दोनों के चुनाव अभियान की यदि आप तुलना करेंगे तो हिमाचल के चुनाव अभियान को हम सफल हो गए थे कि विकास कार्यों पे, जन सरोकारों पे ले जाने के लिए। वहां पे हमारा जो कैंपेन चला कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, वहां पे जो हमारा कैंपेन चला कि हम गोधन न्याय योजना को लागू करेंगे, वहां पे हमारा कैंपेन चला कि हम वहां की जो फसलें हैं, जो वहां के फल उत्पादक किसान हैं, उनको हम एक निश्चित राशि की गारंटी देंगे और हम उसमें वहां की जनता को समझाने में छत्तीसगढ़ की योजना और मॉडल की बहुत चर्चा वहां। हाँ बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ने बार बार कहा कि आपका मॉडल कहीं चला। दरअसल बीजेपी तो कभी भी अपने विकास काम के आधार पर, गुजरात में देखिए प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में साहस नहीं था कि गुजरात में प्रधानमंत्री के कामों पे, नोटबंदी पे वोट मांगे, जीएसटी पे वोट मांगे, या प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई एक काम किया हो जिसके आधार पर गुजरात में वोट मांगे। गुजरात में वोट मांग रहे थे। देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव में पूरी तरीके से गुजरातीवाद की बात की है, गुजरात की अस्मिता की बात की है। गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, गुजरात के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल है, गुजरात से हमको उनको जिताना है। देखिए वहां पे क्षेत्रीयता की बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है कि जब इनके फेवर में कोई बात होगी क्षेत्रीयतावाद में आ जाएंगे, अन्यथा ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। इनका ये जो छद्म रूप था, ये पर चुनावी पॉलिटिक्स में तो ये काफी हद तक ठीक लगता है। देवलाल ठाकुर साहब, छत्तीसगढ़ मॉडल हिमाचल में आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है जिसको आपने कोसा है भारतीय जनता पार्टी ने कि मॉडल कहीं नहीं चला, अब हिमाचल में सरकार बना लेगा? जी अभी तो देखते जाइए, शुरुआती रुझान है, इस रुझान में कितने फेरबदल होते हैं। कई बार ऐसा होता ही है, इन कांग्रेसियों का जाते जाते रुक जाते हैं, वापस हट जाते हैं। अब बिल्कुल कांटे का है 33 के ऊपर जो अभी हम देख रहे हैं टैली में। जी वही मैं बोल रहा हूँ, अभी समय है, समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि टोटल रुझान आए नहीं है और आते रहेंगे तो रुझान में बदलाव भी होते रहेंगे। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस देश में हताशा की ओर बढ़ रही है। इस तरीके का ये बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कारण ये हो रहा है। अरे भाई, देश प्रधानमंत्री का है, देश प्रधानमंत्री का है तो निश्चित ही जिस जगह में जाएंगे उस जगह की विकास की बात तो अवश्य ही करेंगे, क्योंकि जो भी मतदाता होता है वो अपने विकास को पहले देखता है।
उस क्षेत्र की देवनाथ जी, जहां पर तीन चुनाव हो रहा है, फैक्टर है उसके हिमाचल के बारे में, मैं इन तीनों पर आपसे उत्तर चाहूंगा। पहला, एक तो वहां अल्टरनेशन में सरकार बदलती रही है और अब की बार इस लिहाज से चूंकि बीजेपी थी तो कांग्रेस की उम्मीद प्रबल देखी जा रही है ट्रेंड के साथ। नंबर दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ का एक बड़ा फोर्स वहां पर काम किया। तीसरी बात, बीजेपी के कई बागी थे जिन्होंने बीजेपी का एक खेल बिगाड़ा है। जी देखिए, जो पहला मॉडल है वो वहां की जनता का एक मूड होता है, उस मूड को आप और हम मतलब जो बदल रहे हैं उसको देखते हुए समझते हैं, उस पर आकलन करते हैं कि हो सकता है कि इस बार भी वो बदल दे करके। लेकिन जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कई बार ऐसा होता है कि जनता विश्वास भी कर लेती है कि भारतीय जनता पार्टी के ये वाला शासन बहुत अच्छा रहा हो, तो उस पर विश्वास करके उसको जिता भी सकती है। क्योंकि आप रुझानों में देख भी सकते हैं, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे नहीं है कि सरकार ना बने, अंततः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। चलिए, कांग्रेस पार्टी का जो दावा है उसके ऊपर आप सिसोदिया जी क्या कहेंगे? हिमाचल में क्या हो गया, और ये जो 3 मैंने जीत के या आपके पीछे रहने के आधार बताए उस पर आप क्या कहेंगे सिसोदिया जी? कई बागी थे मैदान में, छत्तीसगढ़ मॉडल का वहां काफी जोर दिखा है और अभी भी दावा यही है कि वो जीत का एक फैक्टर बनेगा। तीसरी तरफ वहां अल्टरनेशन में सरकार बदलती है। मैं निश्चित तौर पर अल्टरनेशन में सरकार वहां बदलती, ये तो एडमिटेड फैक्ट है। इसलिए एडमिटेड फैक्ट है कि ये तो रिकॉर्ड पे है बात। इसमें मुझे ये कहना है कि वहां का एक तासीर है, एक वहां के लोगों का इस तरीके का परिवर्तन का एक स्वभाव बना हुआ है, वो अपनी जगह है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जनता के बीच में जाकर अपने किए हुए कामों के माध्यम से, अपनी हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया। निश्चित तौर पर गुजरात में भी हमने यही इसी बात पे हम चुनाव लड़े हैं। वहां पर हमारा यह बात मान्य होने का काम हुआ, यहाँ पर भी मान्य होने का काम हुआ। परंतु यहाँ पर चूंकि कांग्रेस ने भी चुनाव जो है छत्तीसगढ़ मॉडल, जैसा कि आप बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ मॉडल पे लड़ा। अब छत्तीसगढ़ हिमाचल के लोगों ने छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये इसका यथार्थ हम वहां बताने में शायद सफल नहीं हो पाए। वास्तविक में छत्तीसगढ़ में खुद क्या स्थिति है कांग्रेस की, ये आने वाले 2023 के समय में हम बताने का काम करेंगे। परंतु आज हम कहीं ना कहीं वहां पर कांटे की टक्कर में है। हिमाचल के अंदर हम जो है तो आप मानते हैं कि वो मॉडल कामयाब नहीं है जिसको आप एक्सपोज करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर वो कामयाब मॉडल नहीं है। जिस प्रकार की बात ये ओल्ड पेंशन की कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन की सिर्फ बातें हो रही है, लागू होने का काम जवाब दें। ठीक निश्चित तौर पर देखिए पुनीत जी, ओल्ड पेंशन की बात जैसा सिसोदिया जी कर रहे हैं, काम की बात ही कर रहे हैं, तो सिसोदिया जी को एक बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए कि यदि किसी राज्य सरकार ने कमिट किया है और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, तो एनपीएस का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती, क्यों नहीं देना चाहती है? पैसा राज्यांश का पैसा है, पैसा यहाँ के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा काट के वहां जमा किया गया, फिर आप क्यों नहीं वापस कर रहे हो? क्यों उसमें अवरोध पैदा किए हो? भाई, यदि संघीय ढांचे में आप सेंट्रल में बैठे हो, हम स्टेट में बैठे हैं, यदि हमने कोई निर्णय लिया है अपने कर्मचारियों के हितों में और वह निर्णय संवैधानिक है, तो जो पैसा एनपीएस का है, छत्तीसगढ़ का ही 17,000 करोड़ रुपए से अधिक है, उस पैसे को आप वापस करिए। नई राज्य सरकार चाहती है अपने कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए, तो आप उसमें अड़ंगेबाजी लगा के उसके बाद बोलोगे आपने तो वादा करके उसके बाद पूरा नहीं कर रहे, तो अड़ंगेबाजी तो आप भी कर रहे हो ना। ये भारतीय जनता, मैं फिर बोल रहा हूँ पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में अपने कामों के आधार पे वोट मांगने का साहस नहीं दिखा पाती। वो जनता को छद्म बातों पे, छद्म मुद्दों के आधार पे जनता को डिबेट करने का काम करती है, जनता को भरमाने का काम करती है। उन्होंने कोशिश किया गुजरात में, मैं बोल रहा हूँ गुजरात में महंगाई कम करने के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा? मैं पूछना चाहता हूँ गुजरात में गरीबी कम करने के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा? आज बेरोजगारी देश में 72 के बाद 50 साल में सबसे ज्यादा चरम पे है, तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताना था कि किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री तो गरीब, गुजरात की अस्मिता का सवाल है। अरे भाई, आपने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की जब हमने बात की तो आपको एनपीएस से अच्छा ही बताना था, आपको उसके खिलाफ में बात करनी थी। आप भानु प्रतापपुर में क्या हुआ? भानु प्रतापपुर में असंवैधानिक तरीके से कोई भी निर्णय करके कोई राज्य सरकार अच्छा, इसमें क्या संवैधानिक है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना संवैधानिक है? अरे असंवैधानिक काम तो आपकी सरकार ने किया, क्या असंवैधानिक है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना राज्य सरकार का काम है, अधिकार है राज्य सरकार का अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना। ओल्ड पेंशन स्कीम यदि हमने चालू किया तो अपने दम पे चालू किया। अरे आप किस नियत से उस पैसे को रोक रहे हो? किस नियत से पैसे? विकास के बारे में बात
करने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो? कभी राष्ट्रवाद की बात करोगे, कभी धर्म की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, हिंदू ईसाई की बात करोगे। आप बात करते हो एक मानववाद की, एक एक करके मानव को मारने में भरोसा रखती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब तो नतीजों का दिन। देखिए सिसोदिया साहब, नतीजों का एक और फैक्टर पर उत्तर दीजिएगा। मेरा विनम्रता पूर्वक इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस जब राज्यों में आती है तो वह जो है सरकार में आने के बाद में असंवैधानिक निर्णय क्यों करती है, प्रक्रिया के पालन किए बिना उठपटांग निर्णय क्यों करती है। अब ये आपने ओल्ड, ठीक है, बुंदेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कर्ज माफी का हुआ, चाहे आरक्षण 27 बुंदेला साहब कहें, हुए, इनको संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आपने कर दिया। देखिए, सुशील भाई सही कह रहे हैं, बुंदेला साहब कुछ कह रहे हैं, सुशील भाई की बात और सरकार भी। देखिए राजपाल जी कृपया, ठीक है, देखिए सुशील भाई सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल को माना है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, वो इस देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के एक नए राज्य बनने के बाद जो उसका विकास जिस गति से होना था, आप देखें उस गति से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं, सिर्फ भाजपा ने 15 साल लूटा है। और ये बात सही है, जो मतलब आतंकवाद को वहां पोषित करने वाली जो पार्टी है, जो नक्सलवाद को पोषित करने वाली पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। आपकी बात का उत्तर देंगे देवलाल ठाकुर साहब। पार्टी ने अपनी पूरी कितना पूरी लीडरशिप खोई है। नक्सलवाद हमले में पूरी लीडरशिप खोई है। हमने एक साथ अपने दर्जनों नेता खोए, और आज हिमाचल में आप इसको उसको क्या भाषा है? देवलाल जी जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो नक्सलवाद आतंकवाद की बात कह दी है, ये आप देखेंगे कभी भी अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, जब भी राष्ट्रवाद का नाम आता है तो कांग्रेसियों के पेट में सबसे पहले। देखिए देवीलाल जी, मैंने अपनी बात कही है। अब मुझे आप बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को नहीं खोया? मुझे इस बात को बताइए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमले नहीं हुए, हत्या नहीं हुई, इस बात को बताएं आप मुझे। आपकी सरकार में रहते हुए हमारे दर्जनों ने नरसंहार हुए हमारे नेताओं का। आजादी की लड़ाई जब आपके पूर्वज अंग्रेजों के तले चाट रहे थे, कोई राष्ट्रवादी आंदोलन वहां जितने समय में आधे से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट किया तो बंद हो गए, या उनकी उत्पादन क्षमता घट गई। छत्तीसगढ़ का युवा पलायन को मजबूर है, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले रोजगार की तलाश में पूरे देश से युवा आते थे। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में पलायन बढ़ा है। आपने जंगलों, आपके समय जंगलों का रकबा घटा है। आप जानकारी करिए, आपने सिर्फ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया। आपकी सरकार ने 15 साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ जो राज्य था, आपकी पार्टी के बड़े बड़े आयोजन का बहुत होता रहा। जब आपकी सरकारें पूरे देश में कहीं नहीं थी, एक दो राज्य में आपकी सरकारें थी, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने आपके राष्ट्रीय आयोजनों का बोझ ढोया है। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे समय छत्तीसगढ़ में इनके आयोजन हुआ करते थे। ठीक है, बुंदेला साहब एक मिनट उत्तर सुन लें। हाँ देवलाल जी कहिए, अब अपनी बात कह दें। लोगों ने 4 सालों में कोई भी कांग्रेस का आदमी ये बता दे कि कोई नई सड़क बनवाया है, कोई अधोसंरचना का बड़ा कार्य किया है। इन लोगों ने, हाँ, इनके जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासियों को पैसे का लूटने का काम किया है। जो हमारे हक एवं अधिकार का पैसा था, 900 करोड़ रुपया इस राज्य में जमा था, उसमें 700 करोड़ रुपया अपने पाटन विधानसभा में संयंत्र लगा दिया। आदिवासियों की कमाई को अधिकार में झूठ बोल के आदिवासियों का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदिवासियों के हितों का करने का काम भाजपा ने किया अंतागढ़ में। इसीलिए आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। इसीलिए आदिवासियों ने भाजपा का तिरस्कार किया। उनके संवैधानिक हकों का शोषण किया आपने। उनके जमीन पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को पीछे धकेलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को नक्सली बता के जेलों के अंदर में ठूसने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के सुशील जी और देवलाल साहब, ये आज मूल बहस का दिन नहीं है। आप जो फैक्टर देख रहे हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक उम्र बीत गई है जो पूरा एनालिसिस वो इन सब चीज़ों का करते रहे।
क्या आपको लगता है शर्मा जी, इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की भी परीक्षा है? क्योंकि हिमाचल में इसका सर्वाधिक जिक्र हुआ है, काफी वायदे यहां की तर्ज पर वहां किए गए और टफ फाइट इस वक्त दिख रही सरकार बनाने को लेकर वहां। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हुई है और निश्चित रूप से जो रुझान दिख रहे हैं प्रारंभिक, हालांकि प्रारंभिक रुझान को ये नहीं मान सकते अपन, रिजल्ट नहीं मान सकते, लेकिन आप देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे में जो एक आंकड़ा दिया गया है हिमाचल के लिए, उसमें जैसे आज तक एक्सिस ने 24 से 34 और 30 से 40 कांग्रेस इसके लिए बताया है, कांग्रेस के लिए। तो आप इसको देखिए, शुरुआती रुझान जो है वो मात्र 24 से 30 ही है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस का जो मैक्सिमम जो बताया है वो 40, 33, 32, 32, 31 जो मैक्सिमम बताया है, मतलब 26 से 31, 24 से 32, तो उसके शुरुआती दौर में 36 सीट, मतलब उस मैक्सिमम से ऊपर रुझान दिख रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा सिम्टम है और निश्चित रूप से इससे लग रहा है प्रारंभिक दौर में जो रुझान दिख रहे हैं उससे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल भी वहां काम किया है और लोगों को प्रभाव पड़ा है। इस बात को देखिए कि जैसे गुजरात की बात, जैसे गुजरात में निश्चित रूप से जो है जातिगत समीकरण के अलावा प्रधानमंत्री वहां के, गृह मंत्री वहां के, तो हमारे की भावना जो है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे पूंजीपति क्षेत्र के 2 व्यक्ति बड़े, वो पूरे देश के नियंत्रण की स्थिति में है। ये भावना जो है जगाने में वहां का भाजपा जो है वो सफल हुई दिख रही है। निश्चित रूप से जो है भावनात्मक रूप से, ठीक कहा सुशील शुक्ला ने कि वहां पर नोटबंदी की बात नहीं किया गया, महंगाई की बात नहीं की गई, पेट्रोल डीजल के भाव की बात नहीं की गई और सिर्फ भावना जगाने की बात की गई कि अस्मिता का सवाल है। ये बात मुझे जच रही है। निश्चित रूप से उसका परिणाम भी गुजरात में उसी तरह का दिखा। लोगों के मन में भावना है हमारे 2 बड़े नेता और 2 बड़े पूंजीपति जो है पूरे देश का नियंत्रण कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्थिति में उनकी संभावनाएं बन रही है। ये काम किया है और हिमाचल में दिख रहा है रुझान जो है वो मैक्सिमम की तरफ, कांग्रेस का जो मैक्सिमम बताया गया है उस तरफ जा रहा है। और भानु प्रतापपुर का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से जो है वो रुझान जो है प्रारंभिक रुझान, और आगे मैंने देखा है कि जो प्रारंभिक रुझान दिखते हैं उपचुनाव में वही रुझान बढ़ते चले जाते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, इसमें आम आदमी पार्टी के फैक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में भी उन्होंने जोर लगाया, एमसीडी के बाद में तो बहुत बड़े बड़े दावे थे, हालांकि इलेक्शन तो पहले ही हो गए थे, लेकिन एमसीडी के बाद में तो वहां सरकार बनाने में बिना उनकी भूमिका के सरकार नहीं बन पाएगी, ये तक कहा गया। हिमाचल के साथ साथ गुजरात में एक बहुत बड़ा दावा आपकी बार आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस कहती है वो बी टीम है, वो कांग्रेस के वोट काट रही है। आम आदमी पार्टी के फैक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? अब की बार जहां हम बैठे हैं रिजल्ट्स के लिए, हर बार आपके लिए गेन करने के लिए, लूज करने के लिए कुछ नहीं। देखिए, मैं ए पार्टी बी पार्टी मैं अपनी तरफ से क्यों कहूंगा, ये तो राजनीति का विषय है, राजनीति के विषय में चला जाएगा। लेकिन ये बातें क्यों उठती है? इसलिए उठती है कि जैसे पंजाब में सरकार के प्रति घटा, भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आप जब खड़ी हुई तो निश्चित रूप से जो है आप और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नहीं वहां था ही नहीं आधार, तो आप क्या की विजय इसलिए हुई। तो लोगों को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी और आपने जो है कहीं ना कहीं तालमेल किया होगा, ऐसा अंदाज किया राजनीति के विषय को लेकर के। उसी तरह जो है गुजरात में भी जो है आप पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और उसने प्रवेश किया। अब ये एक बात तो ये हो गई कि ए टीम बी टीम में राजनीति में कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मत ये है कि आप पार्टी जो है उत्साहित है और वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है और निश्चित रूप से उसने अपना आधार कुछ ना कुछ बनाया है, हर स्टेट में बना रही है, छत्तीसगढ़ में भी शुरू किया उसने। तो वो उसका प्रयास ये है कि मैं आज पैर जमाऊं, कल कदम बढ़ाऊं और आगे जाकर के जो है मैं वहां खड़ा हो जाऊं। वो जमीन तलाश रहे हैं और निश्चित रूप से जो है उनका योजना जो है 15 साल की दिखाई देती है कि हम आज नहीं 15 साल बाद कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हम आएंगे। इसीलिए जो है ए टीम बी टीम का मसला होता है।
अब आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे या कांग्रेस के वोट काटे, वो समझना महत्वपूर्ण होगा। और अभी प्रारंभिक स्थिति में कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसका, और आप पार्टी का जो योजना दिख रही है वही। चलिए ठीक है, जिस तरीके से जिस अंदाज में आपने बहुत सटीक एक विश्लेषण किया, ये दरअसल सवाल था भी नहीं मीडिया का, ये सवाल बी टीम वाला खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी, जो इस मंच पर भी आपने सुना। अवनीश मोदिला साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी बार बार प्रचार करती है कि देश के जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। इस दावे के ऊपर आज का नतीजा विराम लगाएगा, आगे बढ़ाएगा, लग क्या रहा आपको? देखिए पुनी जी, सबसे बड़ी बात आप देखें, बीजेपी कुछ भी दावे करती हो, ये बात तो बार बार निकल कर आई है कि हाँ ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं, क्या देश में वास्तविकता में क्या समस्या नहीं है? क्या बेरोजगारी एक समस्या नहीं है? क्या महंगाई एक समस्या नहीं है? उन्हीं सब बातों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति इनसे सवाल करता है तो वो व्यक्ति पर ये टैग लगाते हैं कि देशद्रोही, हिंदू विरोधी है। जबकि आप देखें, खुद इस बात को स्वीकार करें कि क्रूड ऑयल के दाम पिछले 6 महीने में 30% तक घटे। आप कहते हैं क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से आपके डीजल पेट्रोल की कीमतों के निर्धारण होता है, आपने दाम क्यों नहीं घटाए? $170 प्रति बैरल थे जून के महीने में, आज की तारीख में $78 प्रति बैरल हो गए, आपने दाम क्यों नहीं घटाए? यही तो लूट है, और इसी पैसे से लूट कर ये जनतंत्र की लूट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी तो आपने कहा, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं मैं, गुजरात में पूरे 15 से 20 दिन तक अपनी सीटों पर पसीना बहाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबे वक्त तक गुजरात में प्रचार किया, और वहां के परिणाम जो है वो IBC 24 पर भी देखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ गृह मंत्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जहां आप गए थे वहां क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है कि वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पलटा हो गया है, पलटा। पहले कांग्रेस की 7 थी, अब भाजपा 7 पे आगे चल रही है। और पूरे गुजरात में अकेले बनासकांठा की बात क्यों करते हैं? मैं तो गोधरा भी गया था, अहमदाबाद भी गया था, महसाणा भी गया था, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, माननीय मोदी जी का परचम लहरा रहा है। ये जो परिणाम है, ये परिणाम के पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में जो है काफ़ी पीछे है, और आम आदमी पार्टी की जिस तरह हवा दिखाई दे रही थी वो भी जो है हवा वहाँ पर जो है शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आ रहे हैं। न आ रहे हैं, ना आएंगे। और देखिए, मोदी जी को वैश्विक छवि जो और भारत के स्वाभिमान, मान और सम्मान को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, देश की जनता ने स्वीकारा। आप उसे गुजरात से मत जोड़िए, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप, अच्छा छोटा सा आप एक परिणाम देखो, मोदी जी के आने के पहले पर्यटन के क्षेत्र क्या थे? ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। अब लोग अयोध्या की बात करते हैं जाने के लिए तीर्थ की, अब काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, अब महाकाल की बात करते हैं, आज सोमनाथ की बात करते हैं। तो देश की धारा को चेंज करने वाला व्यक्ति है, उनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी। मतलब भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को जनता स्वीकार कर रही है, आपका कहने का? मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा। मोदी जी का मतलब विकास है, मोदी जी का मतलब भारत का स्वाभिमान है, मोदी जी का मतलब भारत का आत्मसम्मान है, और इसलिए जनता ने स्वीकार किया। सर, लगातार गुजरात में सरकार बनना, लगातार, मतलब आप एक कह सकते हैं कि इसको रिकॉर्ड है ये देश में किसी भी राज्य में इस तरह की सरकार तोड़ रही है भाजपा, खुद का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जितनी सीटें कमी नहीं आई उतनी आने वाली हैं। शुभंकारा 151 का अभी तो। और इसलिए आप ये, और दूसरी तरफ उनको तो देखिए जो पैदल घूम रहे हैं, उनकी क्या हालत हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस की हालत को भी देखो आप जरा। जो 77 सीटें गुजरात में कभी आई थी, वो 77 से अब वो 27 पे नहीं आ पा रहे। दम फूल गई है, वेंटिलेटर पे आ गई पूरे देश में कांग्रेस। 2 अंक पे नहीं आ पाई कल दिल्ली के परिणाम पे। हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी, सूपड़ा साफ हो रहा है इनका। मतलब पैदल चल रहे थे राहुल गांधी, उसका असर तो दिखाई देता? हाँ, दिखाई दे रहा है ना ये असर उनके पैदल चलने का। देश की जनता इन ढकोसलों को समझती है अच्छी तरह से। तो केजरीवाल जी जब मर रहे थे गुजरात में, उसका क्या किया?
देख लो आप, 2 अंक पे नहीं आ पा रहे केजरीवाल जी। मतलब वहाँ जो नारा चल गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे अभी चंडीगढ़ में इस्तीफा दिया उन्होंने, इसी भजन के ऊपर दिया, इनकी कांग्रेस के पार्षद ने दिया, चलती मंच में भजन गायक के सामने इस्तीफा दे दिया। लोग जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और आप स्थिति देखिए कि सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से। हम नहीं कह रहे, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। सर अब मध्य प्रदेश की बारी है 2023 में, मतलब गुजरात के परिणाम दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, गुजरात जैसे ही परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश में भी। तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुजरात में, और गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। चलिए ठीक है साहब, विवेक पटैया हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी से, वो आप लाइव देख रहे थे, एक्सक्लूसिव देख रहे थे। और अभी छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जबरदस्त मेहनत की है, सभी मंत्रियों के साथ में वो जुड़ चुके हैं। आपकी भी नजर होगी नतीजों पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है, भानु प्रतापपुर की जंग में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी अपनी लीड को बढ़ाती दिख रही हैं, और तीसरे स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खसके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल तीसरे स्थान के ऊपर चल रहे हैं दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद में। अकबर कोर्राम दूसरे नंबर पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और सावित्री मनोज मंडावी लीड में सबसे ऊपर हैं, सबसे आगे हैं। अमरजीत भगत साहब, रिएक्शन आपका। दूसरी बात एक और, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को अगर आप सुन पाए, वो कह रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, हिमाचल में भी वही सरकार बना रहे हैं, गुजरात में तो खैर दूर की कौड़ी है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर है। भानु प्रतापपुर जो हमारी पुरानी सीट थी और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के चले जाने से जगह रिक्त हुई थी, उनकी पत्नी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बी टीम दोनों मिल करके भी आधे में रहेंगे, और हम लोग पहले से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और ये स्पष्ट लोगों के समर्थन से दिख रहा है, लोगों के बातों से लग रहा है, वो वोट में तब्दील होते हुए दिख रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज के प्रति भी लोगों का विश्वास है, और स्वर्गीय मंडावी जी के प्रति जो प्रेम रहा है, व्यक्तिगत संबंध रहा है, उसका भी असर है। आदिवासी आरक्षण एक बड़ा रहा फैक्टर सवाल गुजरात का और हिमाचल का जी, तो कह लें अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, आदिवासी आरक्षण तो अपनी जगह है, और शुरू दिन से ही हम अगर पीछे चलें तो जब देश आज़ाद हुआ तब भी लोगों को आरक्षण कांग्रेस ने दिया, और आज भी अगर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पे क्यों दिक्कत आया तो उसको कांग्रेस ही ठीक कर रही है, और आदिवासियों को कांग्रेस ही आरक्षण दे रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करी, जगह जगह प्रदर्शन आंदोलन कराने की कोशिश करी, विधानसभा के अंदर भी जहां पर एक स्वर से समर्थन देना था उसमें भी नियम कानून और प्रक्रिया की किताब ला करके रोकने का कोशिश किया गया। अब विधानसभा में पारित होने के बाद आज राजभवन में बिल गया है, एक भी इनके नेता ना आरक्षण को पारित करने के लिए ना कोई नेता, लेकिन बीजेपी ने लगातार ये बताने का प्रयास किया कि वो केवल और केवल इसी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आपने किया, और अब तक वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, तो भानु प्रतापपुर तो एक छोटी बात हो गई। ये तो आरक्षण तो पूरे प्रदेश के लिए है जी, और पूरे प्रदेश के सभी वर्गों के लिए, केवल ऐसा नहीं है केवल आदिवासियों के लिए लाया गया है। आदिवासियों के साथ साथ आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, आर्थिक रूप से गरीब कमजोर वर्ग EWS को 4% का। तो सभी वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है, लीड से जीतने वाले आप लोग, को छोड़ा नहीं गया है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत उत्तम व्यवस्था। मुझे तो उम्मीद है कि जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है उससे भी हम तोड़ते हुए आगे निकलेंगे।
चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए आपको और धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में और बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त के बड़े अपडेट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है। तीसरे स्थान पर बीजेपी प्रत्याशी खिसक गए। अकबर कुर्राम जो आदिवासी कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। हिमाचल में कांटे की टक्कर दिख रही है। 33 पर बीजेपी, 32 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गुजरात में बीजेपी काफी आगे है, 146 सीटों पर लीड लिए कांग्रेस, 23 पर लीड लिए। आम आदमी पार्टी केवल 9 सीटों पर आगे चल रही है। बाकियों की स्थिति भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपडेट आपको मिलते रहेंगे, फास्ट अपडेट आपको हम देते रहेंगे। सभी का शुक्रिया करते हैं जो पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े। पैनल जुड़ता रहेगा और विश्लेषण के साथ में आपको सबसे तेज सटीक नतीजे IBC 24 पर मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट रहे हैं।